Hello everyone, welcome back at Intelligence Foundation Academy Latur. I'm Navel Akhtar, your physics teacher. For today, we are going to discuss about our exam and we may try some best questions of our assignment, some good questions of our assignment. तो आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आप सभी लोग इस चैप्टर की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे, घर पे इसकी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी जो रेफरेंस बुक से आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके डाउट आप लोग पूछते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डाउट्स नहीं पूछे हैं। इसका मतलब कि वो अपनी बुक्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आज की सीधी बात कर लेते हैं, हम लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम पेपर पे। आप लोगों ने सभी के पास में एग्ज़ाम पेपर होगा तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे कि पेपर की प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है तो आपको पता लगेगा कि पेपर की प्रॉब्लम नंबर 1 में इस तरीके से पुली दी हुई है। यहाँ पर एक मास का हुआ है, फिर इस तरीके से पुली दी हुई है, यहाँ पर एक मास है और एक मास यहाँ पर है। अगर आप सभी का मास देखेंगे तो ये है m, ये है हमारा 2m और ये है हमारा 3m। इस तरीके से मास लटके हुए हैं। यस सर, आपसे पूछा क्या गया है इस ब्लॉक m का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 3 ऐसे सवाल किए हुए हैं जिनमें 3 पुली 3 मास लिए हुए थे एक ही पुली में। जी सर बिल्कुल याद है। तो हम क्या करते थे, देखते थे कौन सा मास ज़्यादा है। तो अगर हम इस सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे तो इधर हमारे पास टोटल मास कितना है 5m। तो देखिए एक मिनट के लिए, अगर आपने इसको दोबारा बनाया तो ये तो रहेगा तुम्हारा m और ये रहेगा तुम्हारा 5m। करेक्ट है? यस सर करेक्ट है। तो मुझे एक चीज़ बता दीजिए अब आप लोग कि सर बताइए क्या बताना है आपको। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये ब्लॉक किधर मूव करेगा तो आप देख पाएंगे कि सर 5m ज़्यादा है, यानी कि इधर वाले सिस्टम का मास ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक इधर नीचे एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ आएगा a और इधर एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ आएगा a। चलिए ठीक है, यहाँ पे कौन लगेगा सर mg लगेगा, टेंशन सर t लगेगा, यहाँ पे कौन लगेगा सर 5mg लगेगा और इधर t लगेगा। तो सीधे सवाल से करूँ, इसका फॉर्मूला डिराइव किया था ना हमने, या फिर इक्वेशन बना के करूँ। अगर इक्वेशन बना के करनी तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनाए कितने फोर्स लग रहे हैं 5mg माइनस t इज इक्वल टू 5ma। इक्वेशन नंबर 1 क्या हुआ, वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसका मतलब 5mg ज्यादा है। इसकी बात करेंगे तो सर टेंशन ज्यादा होगा माइनस mg आएगा इज इक्वल टू ma आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर ma प्लस mg आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कर दीजिए सीधे इस इक्वेशन को 1 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे 2 में, इक्वेशन 2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे 1 में। तो कितनी आएगी, पुट वैल्यू अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आप देखेंगे कि 5mg माइनस ma माइनस mg इज इक्वल टू 5ma। ma इधर चला जाएगा तो इधर कितना बचेगा 4mg, इधर कितना जाएगा 6ma। मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाय 6g इज इक्वल टू a। इसको और सोल्व करेंगे तो सर 2/3g इज इक्वल टू a। क्या यही आ रहा है क्या? यस सर। और सीधे फॉर्मूले से करोगे तो सर a इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि 5 माइनस 1 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, 5 प्लस 1 इंटू जी कर दो, तब भी वही आ रहा ना 4/6g यानी कि 2/3g। यस सर वही आ रहा है। तो आया समझ में पहला सवाल जी। मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी तुम लोगों की क्लियर होगी। अगर इतनी कहानी क्लियर है सवाल नंबर 2 पे आ जाए फटाफट, टाइम वेस्ट हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो सवाल नंबर 2 को कैसे करना है वो देखो। सवाल नंबर 2 भी इसी तरह है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। एक पुली है, इधर एक मास है और इधर एक फोर्स है। F इज इक्वल टू 3/2mg, यानी कि ये वेट मान लो। तो इधर टेंशन T होगा, इधर टेंशन T होगा और इसका मास कितना दिया हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है, तो नीचे कौन लगेगा mg। क्या किया जाए इक्वेशन बना के करोगे या सर सीधे आप वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा मैं करता हूँ यार, सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं ना, कब तक इक्वेशन बना के काम करते रहेंगे जब हम लोग को पता ही है कि फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है। चलिए ठीक है, तो मुझे बता दीजिए क्या जा रहा है सर 3/2 माइनस 1 इंटू जी डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1।
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या यही फॉर्मूला बनेगा क्या? अभी निकाला ना, दिस 3/2g m1 माइनस m2 3/2m माइनस m। तुम चाहो तो मास लिख सकते हो 3/2m माइनस m डिवाइड बाई 3/2m प्लस m इंटू जी। ऐसे भी करोगे तो अब देखो क्या होने वाला है, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 आने वाला है, डिवाइड बाय 5/2 इंटू m इंटू जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी बची, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो g डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू a। मिल गया आंसर? यस सर, मिल चुका है, 3/2 mg मिलेगा। करेक्ट है? सॉरी, g/5 मिलेगा एक्सेलरेशन। करेक्ट है? यस, सभी का सही है ये। मुझे लगता है आपने पेपर में भी सही किया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरह। सवाल नंबर 3 में कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, उससे पूछा गया है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। मैं 4 ऑप्शन बना देता हूँ, चलो इस तरीके से। जीरो 1 2 और ये है तुम्हारा 5, ऑप्शन नंबर ए। इधर फोर्स इधर टाइम है, ये सभी को पता होना चाहिए। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कितना है, 1 2 5 0। सी ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन में ये वाला ग्राफ इस तरीके से जा रहा है भाई। दोबारा बना लेते इसको, ये ऐसे जा रहा है 1 2 और ये कितना है प्लस का 5, ये कितना है माइनस का 5। फोर्स और टाइम और डी ग्राफ देख लेते हैं। डी इस तरीके से हमारा, डी कैसे तुम्हारा, डी सर इस तरीके से है कि यहाँ से ग्राफ आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये 5 है यहाँ तक, और ये है तुम्हारा 2.5। ये तुम्हारा अगर 1 है तो ये है तुम्हारा 1.5 होना चाहिए भैया। चलिए ठीक है, 0.5 लिखा हुआ है उसने, और यहाँ पे तुम्हारा 5 है। मुझे ये बताइए किस में चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो क्या करोगे चेंज इन मोमेंटम के लिए? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो देख लो ना, यहाँ पे ये भी ऊपर पॉजिटिव तरफ है, ये भी पॉजिटिव तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव है। ये इधर का कितना आएगा सर, -5 × 1 आएगा, और इधर का सर प्लस का 5 × 1 आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएंगे ना, कैंसिल आउट। तो कौन सा ग्राफ है जिसमें चेंज इन मोमेंटम 0 आ रहा है आपका? सर ग्राफ नंबर सी है जिसमें चेंज इन मोमेंटम 0 आ रहा है। बाकी सारे ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, लेकिन ये 1 पर ही 5 है और ये 0.5 पे 2.5 जा रहा है, यानी कि 1 से आगे 1.5 चले तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, 0.5 आ जाएगा। तो 2.5 बता देता हूँ इसको, ये भी एक नेगेटिव ग्राफ है, तो यहाँ का तो 5 × 1 आना है और यहाँ का 0.5 × 2.5 आना है। क्या ये इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं सर, तो ये इक्वल आ रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। चलिए सवाल नंबर 4। टेंशन नहीं, टाइम नहीं, जल्दी जल्दी करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। सवाल नंबर 4 में बोला गया है आपको कि एक ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है, हाँ सर दिख रहा है, एक मास लगा हुआ है इस तरीके से, जी सर दिख रहा है, एक फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे है, एंगल कितना दिख रहा है तुम्हारा 45 डिग्री का, बहुत बढ़िया। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेना है। उसने बोला है कि मिनिमम कितना फोर्स आप लोग अप्लाई करेंगे ताकि ये ब्लॉक क्या करे, नीचे फिसले ना, इसको रेस्ट में रखें। तो मुझे इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना पाओगे? जी सर, ये फोर्स एफ है, यस, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर ये एफ है तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री साथ में, सर ये हो जाएगा एफ cos 45। आपसे पूछा गया है कि इसको, इस पर नीचे कौन लगेगा? सर mg लगेगा। नीचे कौन लगेगा? सर mg लगेगा। नीचे कौन लगेगा? सर mg लग रहा होगा। चलिए ठीक है, तो F cos 45 और इधर कौन लगेगा? सर ये हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। नीचे लाने वाला फोर्स कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? mg। नीचे वाला फोर्स कौन रेस्पॉन्सिबल लाने के लिए? सर mg। और इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? F cos 45। तो इसको मैनेज कौन कर क्या रखेगा? F cos 45 किसके बराबर आना चाहिए? mg के बराबर आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए?
क्योंकि क्या होगा, इसको फ्रिक्शन ऊपर होल्ड करके फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, F cos 45 के बराबर आ जाएगी। यस सर, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो F की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू तो ये देखो ना mg के बराबर आ रही है। जी सर, और ये F cos 45, तो F की वैल्यू कितनी आ गई सर, mg अपॉन cos 45। तो m की वैल्यू कितनी है सर 4, g की वैल्यू 10, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो F की वैल्यू कितनी आ गई सर 40 × √2, यानी कि 40√2 न्यूटन। क्या सभी की यही वैल्यू आ रही है क्या? इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसको सिर्फ होल्ड करके रखने के लिए। चलिए आगे आ जाएं, एक और सवाल देख लें। इसमें बोला गया है कि नॉर्मल फोर्स कितना है, डायग्राम में से दिया गया है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लगता है सभी से हुआ होगा। बस इसमें आपको ये निकालना आना चाहिए कि आप लोग नॉर्मल फोर्स को कैसे काउंट करते हैं। ये फोर्स एक ऐसे अप्लाई हो रहा है, ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे इसका, जी सर बना लो। ऊपर कौन लगेगा, F cos थीटा, इधर कौन लगेगा F sin थीटा, इधर कौन लगेगा नीचे mg, इधर कौन लगेगा n। इनको हटा देते हैं, इसी से काम है हमें। हाँ सर, तो ये बताइए कितना उसको यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो n प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है mg, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी mg माइनस F cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है तुम्हारा। मिल गया क्या? जी सर मिल गया। ये भी करेक्ट हो गया है, तो फिर टेंशन वाला सवाल फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जल्दी जल्दी करें। इस तरीके से 3 ब्लॉक दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। इधर से 24 न्यूटन फोर्स, 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है इसको पुल करने के लिए। ये टेंशन है तुम्हारा T1 और ये टेंशन है तुम्हारा T2। ये कितना है 5 किलोग्राम, ये कितना है 4 किलोग्राम और ये कितना है तुम्हारा 3 किलोग्राम। मुझे एक चीज बता दीजिए, अब क्या पूछा गया आपसे, टेंशन पूछी गई है। टेंशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? पहले तो एक्सेलरेशन निकालो ब्लॉक का। मुझे ये बताओ ये ब्लॉक किधर मूव करेंगे सर? फोर्स इधर लग रहा है तो ये ब्लॉक भी इधर ही मूव कर रहे होंगे। यस सर, तो एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखना कितना टोटल फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन। मास कितना है सर 5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया? हाँ, क्या निकालना है सर? T1 निकालना है। T1 निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का ये लो, 3 किलोग्राम का डायग्राम बनाया। तो इधर कितना है 24 न्यूटन और कौन सा फोर्स लग रहा है T1 इधर लग रहा है। ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, कितना आएगा सर 24 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। तो 24 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो 24 माइनस इसको इधर ले आते हैं 3 इंटू 6 6 और T1 इधर जाएगा तो प्लस का T1 कितना आ गया 18 न्यूटन। T1 कितना आया तुम्हारा 18 न्यूटन। T2 निकालना है। T2 निकालने के लिए हम दूसरा वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए मैं ब्लॉक लेता हूँ 5 किलोग्राम का, फोर्स किधर है T2, एक्सेलरेशन किधर है A इधर। तो इसको मूव कराने के लिए रिस्पांसिबल फोर्स कौन है T2। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आ गया 10 न्यूटन। आंसर कितना आ रहा है सर 18 न्यूटन और 10 न्यूटन। डी ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, टी फॉर दिल्ली। आगे आ जाइए, वापस से आगे आ जाइए। पेपर डिस्कशन का है यार, भावना समझो इसमें, और मुझे लगता है कि तुम सभी ने पेपर पास आसानी से सोल्व कर लिया होगा। तो आप में से सभी लोग इसका आंसर मुझे यहाँ पर दे पा रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से बहुत ज़्यादा आपकी गलतियाँ होंगी। पेपर आप लोग अच्छा गया होगा, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 3 ब्लॉक हैं। देखो 1 किलोग्राम, बड़ा कर लेते हैं इसको यार, 1 kg, 4 kg, 6 kg। ठीक है, इधर कौन खींच रहा है 11 न्यूटन, 11 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्या पूछा गया है, उसने पूछा है आपसे T1 कितना है। T1 कौन है
इसने यहाँ पे T1 दिया हुआ है, यहाँ पर T2 दिया हुआ है। T1 निकालने के लिए सबसे पहले इसको निकालें एक्सेलरेशन। क्या कर दें, फोर्स इज इक्वल टू m टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। तो फोर्स कितना है 11 डिवाइड बाई मास कितना है सर 1 प्लस 4 प्लस 6 11 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, T1 निकालना है। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक का बना दे। ये लो 1 kg, इधर कौन लग रहा है 11 न्यूटन, इधर कौन लग रहा है T1। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। क्या करना पड़ेगा सर 11 माइनस T1 इज इक्वल टू ma। तो 11 माइनस ma इज इक्वल टू T1। यही आ रहा है, हाँ सर ma को इधर भेज दिया। मास कितना है सर 1, एक्सेलरेशन कितना है 1 इज इक्वल टू T1। तो 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा सर 10 न्यूटन इज इक्वल टू T1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 7th हो जाएगा ना, तो 8th पे आ जाओ फिर बेटा सभी लोग। किस पे आ जाए, 8th पर आ जाए सभी लोग। कौन से सवाल पे आ जाएंगे, रोल नंबर सर 8 पर आ जाएंगे। रोल नंबर 8 में बोला गया कि एक बुलेट है जिसका मास m1 है, वो मूव कर रही है x वेलोसिटी से। मास m1 इनिशियल वेलोसिटी x। एक ब्लॉक है m2 मास का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो क्या हुआ कि एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ था m2 मास का, एक बुलेट ऐसे चली, m1 मास की कितनी वेलोसिटी से, x वेलोसिटी से आगे चल के क्या हुई, वो बुलेट ब्लॉक में जाके फंस गई है। अब ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से चल रहे हैं, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, v1 कितनी हुई सर v, v2 भी कितनी हुई सर v। दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों का मास कितना हुआ m1 प्लस m2। क्या लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, हाँ m1 का मास सर m1, u1 की वैल्यू x, इसकी वैल्यू सर m2, इसकी वैल्यू 0, m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी v। तो क्या आ रही v की वैल्यू सर m1x अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्योंकि ये क्या था v1 v2 कॉमन था, तो क्या कर दिया m1v प्लस m2v। तो v को कॉमन निकाल लिया और m1 प्लस m2 अंदर बच गया। क्योंकि v1 v2 की वैल्यू तो क्या है एक ही है। क्यों है v1 v2 की वैल्यू है यार, जब ये बुलेट इस ब्लॉक में फंस जाएगी तो दोनों साथ ही चलेंगे ना, अलग तो नहीं चल सकते। जब बुलेट ब्लॉक में फंस जाएगी तो दोनों साथ ही मूव करेंगे, अलग अलग नहीं मूव कर सकते ना। हाँ सर, आगे बढ़िए सवाल नंबर 9। इफ अ बॉम्ब एट रेस्ट, एक जैसे बॉम्ब रखा हुआ है, ये रेस्ट में, ये फट गया तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ये लो दो पार्ट्स में टूट गया। ये दोनों पार्ट इक्वल फ्रेगमेंट के हैं, यानी कि जिसका मास अगर m है, इसका मास अगर m है तो इसका भी मास कितना है m है। फिर बोला गया कि ये फ्रेगमेंट कैसे मूव करेंगे। तो यूँ बताइए, ये दोनों जब फटेंगे तो क्या ये दोनों जब फटेंगे क्या ये दोनों ऐसे मूव कर सकते हैं, नहीं सर। अगर ये ऐसे मूव करेंगे तो टक्कर करेंगे, टक्कर करने वाले कैसे मूव करेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। दोनों का मास कैसा है इक्वल है, तो दोनों कौन सी वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों सिमिलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, बोथ विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड्स। चलिए आगे आ जाइए, एक सवाल और दिया गया है आपको कि इफ देयर इज एन ऑप्शन फॉर द सोल्जर्स टू यूज राइफल्स ऑफ डिफरेंट वेट्स, यानी कि अगर आपके जो सोल्जर्स हैं उनके पास में अलग अलग वेट की राइफल यूज करनी होती, अलग अलग वेट की राइफल यूज करनी होती, तो वो कौन सी वाली राइफल लेते, वो क्या प्रेफर करते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन है, लाइट जिसका मास कम हो क्योंकि उनको आसानी से कैरी किया जा सकता है, जिनका मास ज्यादा हो क्योंकि उनको रख के फायर किया जा सकता है, या जिनका मास ज्यादा हो क्योंकि उनके पास रिकॉइल कम होता है। तो मुझे नहीं बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है सर, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो शुरुआत में तो ये जो तुम्हारी गन होती है वो रेस्ट में होती है ना, तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आएगा ना। यस सर। अब ये जो मोमेंटम है वो इधर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अरे रिकॉइलिंग ऑफ गन के लिए कंसेप्ट पढ़ा था नहीं वाला, जहां पर ये गन रेस्ट में थी तो u2 की वैल्यू 0 थी,
जैसे तुमने गन फायर करी, मतलब बुलेट फायर करी, तो गन पीछे मूव करेगी और बुलेट आगे मूव करेगी। अगर गन का मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम आ रही होगी, क्योंकि उसका रिकॉइल कम होगा। तो आप जो सोल्जर्स हैं, अगर उनको ऑप्शन दिया जाए कि कौन सी गन फायर करनी है, तो वो हेवी मास की गन को फायर करेंगे जिससे रिकॉइल कम हो। रिकॉइल कम होने से निशाना नहीं चूकता है। जो पबजी खेलने वाले हैं इनको बहुत अच्छे से पता होगी कि सर हाँ, जैसे AKM की रिकॉइलिंग बहुत ज़्यादा है ना, DP की रिकॉइलिंग भी है, लेकिन DP को अगर तुम 6x पे सेट करके उसको 3x बना दो और उसको रख के चलाएंगे हेल्ड करके, तो उसमें रिकॉइल आती ही नहीं है। M416 की रिकॉइल और कम है, ग्रोजा, ओग, तो उस वजह से यानी कि वहाँ पर जो ज़्यादा मास वाली गन से उनकी रिकॉइल कम होती है, और जब रिकॉइल कम होती है तो रिकॉइल कम होने से आपका जो निशाना है वो नहीं मिस होगा, यू वोंट मिस। ओके, यस। तो अगर सोल्जर्स को ऑप्शन मिले ना, तो वो भारी वाली गन चलाएंगे जिससे कि उनकी रिकॉइलिंग कम हो। रिकॉइलिंग कम होने से उनको यहाँ पर लगे भी नहीं कंधे पे, साथ ही साथ उनका निशाना भी सही से लग जाए। यहाँ से दुश्मन के सीधे हेडशॉट पड़ेगा तो मर भी जाएगा ना वो। सवाल नंबर 11, एक ब्लॉक है मास 20 किलोग्राम का जो रेस्ट में है, ये 20 किलोग्राम का ब्लॉक जो रेस्ट में है, एक 75 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हमने जिससे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। ठीक है, तो मुझे ये बताइए क्या करें, इधर n इधर mg। सर तो n इज इक्वल टू mg और फ्रिक्शन इज इक्वल टू μs डॉट n, यानी कि μs डॉट mg। अब इसको अगर जस्ट मोशन में लेके आना है तुमको, सेट द ब्लॉक इन मोशन, तो मुझे ये बताइए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सर ये जो फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, तभी तो ये ब्लॉक सेट मोशन में सेट हो पाएगा। कोई भी ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम रेस्पॉन्सिबल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। तो यानी कि अगर F की वैल्यू Fs के बराबर हो गई तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो μs निकालना है ना, तो F डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू μs। फोर्स की वैल्यू 75 न्यूटन, m की वैल्यू 20 into 10 इज इक्वल टू μs। सोल्व करो, ये 0.75 आ चुका है ऑलरेडी। 0.75 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 0.375 किसकी वैल्यू है, μs की वैल्यू। बहुत ही आसान सवाल था, सीधा पूछा गया ना कि अगर आपने उस ब्लॉक को मोशन में सेट कर दिया है तो मोशन में सेट करने के बाद में उस ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव कराने के लिए जो मिनिमम रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कराने के लिए जो मिनिमम रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कराने के लिए जो मिनिमम रेस्पॉन्सिबल फोर्स है वो किसके बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के। भाई ये क्लास 8 में बताया था मैंने तुम्हें, आया? हाँ सर हुआ। 0.375 क्या किया तुमने, अप्लाइड फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर कर दिया और μs की वैल्यू निकाल के दे दी, क्योंकि इसके अलावा कोई और डेटा है भी नहीं हमारे पास यहाँ पे। 11 हो गया, यस। 12 प्रॉब्लम नंबर 12, इम्पल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या चेंज इन मोमेंटम। तो यानी कि जो मोमेंटम की यूनिट है वही किसकी यूनिट है, इम्पल्स की यूनिट है, तभी तो बराबर है ना। यस सर, निकाल भी सकते हो। फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। और इम्पल्स की क्या होती है सर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो सेकंड स्क्वायर सेकंड गया तो कितना बचा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि इम्पल्स की यूनिट किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम के बराबर है। इम्पल्स की यूनिट किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम के बराबर है। आगे आ जाए, सवाल नंबर 13, अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। एक सवाल है जिसमें बोला गया है कि एक बॉल है आपके पास जिसकी मास कितना है, एक बॉल है जिसका मास है 400 ग्राम यानी कि 0.4 किलोग्राम। कितनी हाइट से आई वो नीचे, h1 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जब उसने ग्राउंड को हिट किया होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर, u1 इज इक्वल टू √2gh1, यानी कि u1 इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 5, तो ये 100 हो गया। तो u1 की वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये बॉल रिबाउंड होने के बाद कितनी ऊपर गई है, कितने ऊपर गई है सर, 20 मीटर गई है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी निकलेगी सर, v इंटू √2gh2,
h2 की वैल्यू कितनी है सर 20 मीटर, तो यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 20, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी सर 10 मीटर पर सेकेंड, जो बॉल नीचे से ऊपर गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी सर 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है, अ बॉय ऑन द ग्राउंड हिट्स द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ बैट। अच्छा ये वेलोसिटी जो किधर है सर डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी जो किधर है अपवर्ड, ये वेलोसिटी वो किधर है डाउनवर्ड और ये वेलोसिटी वो किधर है अपवर्ड। तो एक साइन नेगेटिव ले लो यार तुम कोई सा भी, अगर तुम ये वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हो तो इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। आपसे पूछा गया द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द बॉल, कि वो टाइम बताइए जितने टाइम के लिए बॉल बैट से कांटेक्ट में रहती है आपकी। बताएगा क्या कोई, बताएगा क्या कोई, जल्दी बताएं फटाफट से। सर कि अगर हमें वो टाइम निकालना है जिसके लिए बॉल किस में रहे कांटेक्ट में रहे, तो कितना निकलेगा कि 20 मीटर तो अपवर्ड जा रही है, 10 मीटर नीचे जा रही है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा तुम्हारा टाइम निकल जाएगा कांटेक्ट का। मोमेंटम में चेंज कितना होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स इज इक्वल टू टी। फाइनल मोमेंटम कितना और इनिशियल m कॉमन ले लेते हैं, m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाय f इज इक्वल टू टी। मास कितना है सर 0.4, वेलोसिटी में चेंज कितना 20 माइनस माइनस 10, अपोजिट डायरेक्शन में ना साइन नेगेटिव ऑलरेडी है, यस सर। डिवाइड बाय फोर्स कितना अप्लाई किया है नीचे से तुमने उसको, फोर्स कितना अप्लाई किया है तुमने उसको 100 न्यूटन इज इक्वल टू टी, 100 न्यूटन इज इक्वल टू टी। सोल्व करेंगे कितना आएगा सर ये 30 इंटू 0.4 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू टी, तो ये कितना आ जाएगा 0.12 सेकेंड्स। कितनी देर के लिए बॉल बैट से कांटेक्ट में रहेगी 0.12 सेकेंड। देखो क्या हुआ कि तुमने एक बॉल ऊपर से ऐसे डाली 5 मीटर ऊपर से डाली है, तो ग्राउंड से हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर क्या किया नीचे से उसको बैट से हिट किया ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे करते हैं ना हम बॉल डाल के बैट से ऊपर नीचे खेल रहे होते हैं, लाइक टिकटॉक कर रहे थे उस बॉल को जंप करवा रहे होते हैं। तो वो बॉल कितनी ऊपर गई 20 मीटर ऊपर गई, तो ऊपर गई यानी कि वेलोसिटी बढ़ा दी तुमने, फोर्स लगा ना 100 न्यूटन का, तभी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर, तो कितनी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो फोर्स लगाया यानी कि बॉल बैट के कांटेक्ट में रही होगी, तो यही पूछा है कितनी देर कांटेक्ट में रही, तो वो क्या होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल सर इंपल्स के बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है यानी कि डेल्टा टी। भावना समझ में आ रहा है तुम्हें, यस सर। तो इंपल्स के बराबर जब ये फोर्स हो जाता है तो वही चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। आगे सोल्व किया तो 0.12 सेकेंड हमारा एक आंसर आ चुका है। ये एक अच्छा सवाल था आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो इसको बनाया होगा अच्छे से और सभी से हुआ भी होगा। अगर ये हो चुका है तो आगे बढ़ जाएं अब आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 13, आपके पास एक डिफेक्टिव बैलेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है W। आपके पास एक डिफेक्टिव बैलेंस है, डिफेक्टिव बैलेंस मतलब यहाँ पर इस पेन में रखा तब कुछ उसका बैलेंस आ रहा था और इस वाले पेन में रखा तब कुछ उसका बैलेंस आ रहा था। इस वाले पेन में रखा तो W1 आ रहा था, इस वाले पेन में रखा तो उसका वेट कितना आ रहा था W2। तो पूछा कि टोटल वेट सर इन दोनों का मीन निकाल लो ना, W इज इक्वल टू कितना सर W1 प्लस W2 डिवाइड बाय 2। क्या हुआ देखो डिफेक्टिव बैलेंस था, इस वाले पेन में रखा तो वेट W1, इस वाले पेन में रखा तो वेट W2, तो टोटल वेट कितना होगा। चलो दोनों पेन डिफेक्टिव है तो इन दोनों का मीन ले लो, वो हमारा टोटल आ जाएगा। तो कितना आएगा W1 प्लस W2 डिवाइड बाय 2। सवाल नंबर 15 कॉलम मैचिंग है। पहला ऑप्शन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कौन सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ है। गन की रिकॉइलिंग सर एक्शन रिएक्शन है, वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, उसी में एप्लीकेशन में पढ़ा था तुमने ये। अच्छा क्रिकेट प्लेयर जो अपने हाथों को पीछे करता है जब बॉल को कैच कर रहा होता है, सर वो बात हो गई इम्पल्स की और वो आया था हमारा न्यूटन के सेकेंड लॉ में। चलिए बहुत अच्छी बात। और फिर जब आपने बॉल ऊपर फेंकी एक ट्रेन में, चलती ट्रेन में, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो रिटर्न हो जाती है आप ही के पास। आपने एक बॉल ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही मूविंग ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन है
जिसमें आप बैठे हुए हैं वो क्या कर रही है, चल रही है। आपने एक बॉल ऐसे ऊपर फेंकी, वो वापस आपके पास आ गई। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज हुए हैं? क्या इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन यूज हुआ है क्या? यस। जब बॉल आपके हाथ में थी ना, बॉल आपके हाथ में थी, तो जिस वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही थी उससे आप मूव कर रहे थे, उसी से बॉल मूव कर रही थी। तो बॉल जब ऊपर जाएगी तब भी उसकी इधर वाली वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी तो उतनी रहेगी, तभी तो आपके हाथ में आ जाएगी ना। अगर बॉल के पास इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं होता तो बॉल आपके पीछे गिरती। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ भी एप्लीकेबल है। इनर्शिया ऑफ मोशन है एक तो, और न्यूटन फर्स्ट लॉ है, तो इसके दो ऑप्शन हैं। आसान है यार, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। और कोई सवाल जिसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू हियर। प्रॉब्लम नंबर 16 में आपको बोला गया कि एक प्लेयर है जो 0.1 सेकेंड लगाता है कैच करने में। टाइम लगाया उसने 0.1 सेकेंड, जिसका मास है 150 ग्राम या 0.15 किलोग्राम। वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। फोर्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर इज, कि बॉल ने आपके हाथों पे कितना फोर्स लगाया। तो तुम्हें पता होगा सर, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स कितना लगाया है, तो एफ इज इक्वल टू क्या कर दोगे, या फिर एक और है सर, चेंज इन मोमेंटम। यस, ठीक है, ओके सर, इतना ठीक है। चेंज इन मोमेंटम लिख लेते ना, m इंटू वी माइनस यू। ठीक, तो फोर्स कितना अप्लाई करोगे सर, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। मास कितना है सर 0.15, चेंज इन वेलोसिटी कितना है 20, टाइम कितना है 0.1। सोल्व करोगे यही है ना, हाँ, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा ये बता दो फटाफट से। अच्छा, 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है, 0.1 सेकेंड के लिए है। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, बोलो ना, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा। F इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जिस प्लेयर को 0.1 सेकेंड लग रहा है बॉल को कैच करने में। सर बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि ये मास है, ये वेलोसिटी है, उसको आप क्या अलग कर दे रहे हो, वेलोसिटी को रेस्ट में ला दे रहे हो, 20 से 20 माइनस 0 कर दे रहे हो। इतना क्लियर है? यस सर। तो ये 20 माइनस यू मान लो ना, 20 माइनस 0 पे लेके आ चुके हो तुम, तो कितना आ गया 20 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा सर, 0.1 से 0.1 चला जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 20 इंटू 1.5 तो कितना आ जाएगा ये भाई देखना, 1.5 इंटू 20 करोगे तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो करेक्ट है जी सर, करेक्ट है, 30 न्यूटन आंसर है क्या आपका इस ऑप्शन में? जी सर, पहला ही सब ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए प्रॉब्लम नंबर 17। एक मैन है जो खड़ा हुआ है एक बोट पर स्टिल वाटर में, यानी कि वो बोट रुकी हुई है, उस पर खड़ा हुआ है। डायग्राम बना के बताता हूँ तुम्हारा। अगर आप इधर किनारा है, शोर है इधर, अगर आप इधर मूव करोगे तो आप बोट की तरफ किधर फोर्स लगाओगे, पीछे की तरफ। तो जब आप किनारे की तरफ मूव करोगे, शोर की तरफ, बैंक की तरफ मूव करोगे, तो बोट किधर मूव करेगी, बोट विल मूव बैकवर्ड। कौन सा एप्लीकेशन है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो कौन सा आ गया ऑप्शन सर, मूव अवे फ्रॉम द शोर। चलिए आगे 18 नंबर प्रॉब्लम। व्हेन वी विगोरसली शेक अ ब्रांच ऑफ ट्री, सम लीव्स गेट डिटैच्ड, इट इज ड्यू टू दैट। जब आप बहुत जोर जोर से किसी ट्री को हिला रहे होते हैं, तो ये बताइए, जब आपने पेड़ को हिलाना किया तो उससे पहले पेड़ किस में था, रेस्ट में। तो पेड़ के पत्ते भी किस में थे, रेस्ट में। जब आप पेड़ को हिला रहे तो नीचे से पकड़ के हिला रहे होंगे, ब्रांच को हिला रहे, तो उसकी वजह से बताइए कौन मोशन में आया सर, पेड़ की ब्रांचेस ऑफ ट्री। लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, ट्री के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनके पास तो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो इनिशियली किस में थे, रेस्ट में। तो वो किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में। तो वो रेस्ट में रहने की वजह से पेड़ तो हिलने लगेगा, लेकिन पत्ते रेस्ट में रहने की वजह से वहां पर इनर्शिया आएगा, उसकी वजह से पत्ते क्या करेंगे, टूट के नीचे गिर जा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो डिटैच हो रही है लीव, वो किसकी वजह से हो रही है सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया, एक अच्छा सा सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 19 देख लीजिए आप, आपके एग्जाम का फिजिक्स का प्रॉब्लम नंबर 19 जो है। क्या बोला गया, जब आप 3 फोर्स सेट कर रहे हैं, F1, F2 और F3,
जब F2 और F3 उसमें क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। F2 और F3 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जब F2 और F3 ऑक्ट कर रहे हैं, जब ये सिर्फ और F2 और F3 लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो F2 प्लस F3 का जो रिजल्टेंट आ रहा है माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। लेकिन जब F1 प्लस F2 प्लस F3 आ रहा है, अच्छा ये अगर रेस्ट में तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस Fk इज इक्वल टू, देखो जब F2 और F3 लग रहे हैं, जब F2 और F3 लग रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन उनके पीछे लग रहा होगा रेस्ट में आने के लिए फ्रिक्शन, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो ये कितनी आ गई, 0। तो F2 और F3 की वैल्यू इवेंचुअली किसके बराबर आ रही है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आ रही होगी। लेकिन जब F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों लग रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, तो F2 प्लस F3 की वैल्यू किसके बराबर है सर, Fk के बराबर है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट। तो F1 इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू क्या सर, F1 अपॉन m। बहुत आसान सवाल था, ऐसे आसान सवाल था, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ। आपसे बोला गया जब F2 और F3 लग रहे थे, जो कि आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। यानी कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने वाला फोर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ F1 ना। तो F1 की वजह से मोशन में आएगा, तो F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या सर, F1 अपॉन m। सुनना दोबारा, जब F2 और F3 लग रहे थे, ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में। यानी कि F2 और F3 की से तो ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं मिल रही, ऑब्जेक्ट को मोशन किसकी वजह से मिली, F1 की वजह से। तो एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से आएगा, F1 की वजह से। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोच विचार करने वाली बात है ही नहीं। चलिए सवाल नंबर 20। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 0.02 किलोग्राम है, इतना ही दिया हुआ है ना, नहीं 0.05 किलोग्राम दिया हुआ है। फिर बोला गया है कि उसका एक्सेलरेशन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 0.05 किलोग्राम, जब वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो ए किसके बराबर होना चाहिए सर, जी के बराबर होना चाहिए ना, मगर यहाँ जी के बराबर ना हो, किसके बराबर है, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहाँ पे एयर भी इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, तभी तो एक्सेलरेशन कम हुआ ना। जी सर। तो मान लीजिए m इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम दिया ही हुआ है तुम्हें, और एक्सेलरेशन 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो एयर ने कितना फोर्स लगाया सर, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सर्टेड बाय एयर। और कुछ बोला गया कि सवाल में तुमसे नहीं बोला गया। तो मुझे ये बताइए, ये तो फोर्स ऊपर लग रहा है एयर की वजह से, ये नीचे आ रहा है उसकी वजह से लग रहा है F वेट की वजह से, यही ना, F वेट की वजह से आ रहा है ना, G की वजह से। जी सर। और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन A। तो ये बताइए क्या बताना है तुम्हें, कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है F माइनस F एयर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। तो एक्चुअल में कितना वेट लग रहा है नीचे लाने के लिए, mg। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे वेट कितना लगेगा, mg। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एयर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक ठीक है क्या सर? जी सर ठीक है। यहाँ तक ठीक है? जी सर ठीक है। तो अब अगर आपको फोर्स ऑफ एयर निकालना है, यानी कि ये F एयर निकालना है, तो क्या करेंगे, mg माइनस ma इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। इक्वेशन बनाई तुमने, देखो क्या करा कि जितना एयर कितना फोर्स लगा रही है इतने के बराबर, वेट कितना लग रहा है नीचे, F एयर कितना लग रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन कितना है नीचे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg ज्यादा F एयर कम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg ज्यादा F एयर कम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है, सारी वैल्यू लिख देते हैं यार हम लोग, 0.05 मास कॉमन ले लेते हैं ना, m इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एयर। मास कितना 0.05, जी की कितनी 9.8, एक्सेलरेशन कितना 9.4 इज इक्वल टू एफ एयर। ये कितना गया 0.05 इंटू 0.4 इज इक्वल टू एफ एयर। तो ये आ जाएगा भाई 5 फोर्स आर 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.02 न्यूटन। सभी का आ पा रहा है कितना? जी सर आ रहा है। तो ये आपका एरर एग्जाम, आप लोगों ने कहाँ गलती करी है
वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप लोगों ने कहाँ गलती करी है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब इतना होने के बाद में वैसे तो हमारा आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, बट मैं आपको एक दो अच्छे सवाल बताता हूँ इसके असाइनमेंट के। कुछ असाइनमेंट में एक सवाल नंबर 3 है, पहला और दूसरा मैंने आपको बताया था। प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसे है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे है, कितने डिग्री के एंगल है, 30 डिग्री, और वो वापस 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे चला जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज करने वाला कंपोनेंट कौन है? वेलोसिटी ऐसे आ रही होगी ना, और ऐसे वापस जा रही है, तो यही तो चेंज निकालेंगे हम वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में तो ऐसे निकाल रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं करें, आप वर्टिकल की बात कर लो। यहाँ पे बहुत आसान सवाल है। तो ये v है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये v cos 30 हो जाएगा। और ये ऊपर जाने वाला कितना हो जाएगा सर? ये भी v cos 30 हो जाएगा। भाई अगर ये v तो ये कितना ऊपर की तरफ v cos 30, ये नीचे की तरफ v तो ये कितना नीचे की तरफ v cos 30, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना सर? v cos 30 माइनस माइनस v cos 30 इज इक्वल टू कितना सर? 2v cos 30। 2 इंटू वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, cos 30 के लिए कितनी √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आंसर सर? 20 √3 मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकेंड, सो 20 √3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक और सवाल है इसके बाद 4th नंबर का, कि अगर आपको n नंबर ऑफ बुलेट्स ऑफ मास m, नंबर ऑफ बुलेट्स n जिनका मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब बुलेट्स ये चल रही है, ये जो बुलेट्स चल रही हैं, ये जो बुलेट्स चल रही है हमारी, ये बुलेट्स दीवार से टकराने के बाद में u वेलोसिटी से रिबाउंड हो रही है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सर? nmu। फाइनल मोमेंटम कितना है सर? वो भी nmu। इसको माइनस में ले लेते हैं इधर वाली डायरेक्शन, तो इधर वाली डायरेक्शन किस में लेंगे? प्लस में, ठीक है। ओके, चेंज इन मोमेंटम कितना है सर? nmu माइनस माइनस nmu, यानी कितना 2nmu। तो फोर्स कितना लगेगा सर? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब वो पर सेकंड की बात कर रहा है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि 2nmu डिवाइड बाय टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा फोर्स भी सर? 2nmu। कोई गड़बड़ यहाँ तक? नो सर, नथिंग। चलिए एक और अच्छा सवाल है हमारे पास इसमें। एक हैमर है, सवाल नंबर 5। एक हैमर जिसका मोमेंटम इज इक्वल टू p दिया हुआ है। मोमेंटम कितना दे दिया गया है? p। टाइम ऑफ कांटेक्ट दे दिया गया है 0.5 सेकेंड। आपको यानी कि हैमर को स्टॉप करना है कितनी देर में? 0.5 सेकेंड में। आपसे क्या पूछा गया? कितना फोर्स चाहिए सर? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अरे वो इंपल्स वाले फॉर्मूले निकाल के दिया ना इधर की तरह। जी सर। मोमेंटम कितना सर? कुछ p था, फिर चेंज किया 0 पे कर दिया, डिवाइड बाय टाइम 0.5, तो कितना आ गया? p बाय 0.5, यानी कि 2p न्यूटन फोर्स चाहिए तुम्हें इसको रोकने के लिए। और बता दो, और बता दो, और कोई सवाल तुम में जिसमें से इसमें तुम्हें दिक्कत आ रही हो? मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। कुछ और सवाल भी इसमें बहुत बेहतर हैं जो आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बाकी असाइनमेंट्स में कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए आपका और हमारा सहयोग इतना काफ़ी है। धन्यवाद। बाय, हैव अ गुड डे अहेड।